हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का दुर्गापाल मैम की क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको संगतकार कविता की व्याख्या, भावार्थ और शब्दार्थ सभी चीज़ें बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कविता के बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि वो सभी महत्वपूर्ण बातें आपकी नज़रों से हट जाएं। इसलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और अंत में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। आपके क्लास 10th के एग्जाम कब हैं। संगतकार कविता जो कि मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी गई है। मंगलेश डबराल जी का एक संक्षिप्त सा परिचय मैं आपको दे दूं कि इनका जन्म 1948 में हुआ था और ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव में इनकी पैदाइश है। ये अपना दिल्ली में ही हिंदी के क्षेत्र में ही कार्य करने लगे। संगतकार कविता को लिखने का मंगलेश डबराल जी का उद्देश्य था कि जो लोग किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल है, उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। सफल होने के बाद अक्सर लोग उन्हें भूल जाते हैं। उन्हीं व्यक्तियों को मंगलेश डबराल ने संगतकार का नाम दिया है। जो व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति की या किसी भी हीरो, नायक, संगीतकार, गायक, गीतकार की सफलता में सहायता करते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, उनके मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, उनका कोई स्टूडेंट हो सकता है, उनके भाई हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी व्यक्ति की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन अक्सर हम लोग अपनी सफलता के बाद ऐसे लोगों को भूल जाते हैं। तो मंगलेश डबराल जी का ये उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को एक आभार व्यक्त करना, एक धन्यवाद प्रस्तुत करना उन लोगों के लिए जो लोग हमारी सहायता करते हैं। मंगलेश डबराल जी ने इस कविता में ये भी कहा है कि जो लोग किसी की भी सफलता के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है, वो लोग खुद भी बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन क्योंकि उनका उद्देश्य नहीं है लोगों के सामने आना, इसलिए वे दूसरे लोगों की मदद करते हैं और उनको प्रसिद्धि तक पहुंचाते हैं, उनको मशहूर होने में मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं संगतकार मंगलेश डबराल जी की कविता। कविता यहां से शुरू होती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो पंक्तियों के माध्यम से मंगलेश डबराल जी संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार रखते हैं। नाटक हो, फिल्म हो, संगीत हो, नृत्य हो या समाज और इतिहास का कोई भी प्रसंग हो जहां हमें किसी नायक की सफलता देखने को मिलती है, तो उसकी सफलता के पीछे अनेक लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई होती है। इसलिए इस कविता में कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर और दमदार आवाज के साथ एक मधुर सी, कमजोर सी, कांपती हुई सी आवाज भी हमें सुनाई देती है अक्सर, और कवि अनुमान लगाते हैं कि जिसकी भी ये आवाज है वो या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है या फिर उसके साथ पैदल चलकर सीखने आने वाला उसका कोई दूर का रिश्तेदार है। एक बार फिर से मैं इन पंक्तियों का अर्थ बता दूं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। कवि कहते हैं कि जो मुख्य गायक है, जो स्टेज पर, मंच पर जो गायक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी चट्टान जैसी भारी भरकम आवाज का साथ देती हुई एक सुंदर सी, कमजोर सी, कांपती हुई आवाज भी अक्सर हम सुनते हैं। ये आवाज किसकी होती है? हो सकता है कि वह मुख्य गायक का छोटा भाई हो, उसका कोई शिष्य हो या फिर उसके साथ पैदल चलकर आ रहा सीखने वाला कोई उसका दूर का रिश्तेदार हो।
मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक की आवाज में बहुत पुराने समय से ही संगतकार हमेशा अपनी आवाज मिलाता आया है और संगतकार का इस तरह से मुख्य गायक को आधार प्रदान करना उसके गायन के बीच की रिक्तता को, खाली स्थान को भरना भी होता है। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, गायक गाते गाते जब कोई जटिल सी तान उसके सामने आ जाती है, किसी गाने के अंतरे में वो गुम हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसे कैसे गाना है, तब संगतकार गीत का अगला चरण खुद पकड़ लेता है और कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है या अपने ही सरगम को लांघकर एक ऊंचे स्वर में खो जाता है। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक स्थाई या टेक को छोड़कर अंतरे के रूप में बंदिश यानी कि गीत का अगला चरण पकड़ता है और कठिन तानों की सफलतापूर्वक प्रस्तुति करता है या फिर अपनी सरगम को वो लांघ करके ऊंचे सरगम में पहुंच जाता है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यानी कि वो सरगम को लांघ करके कहीं खो जाता है, उसे सुर का पता नहीं चलता। तब संगतकार क्या करता है कि गाने के स्थाई को पकड़ लेता है और वो कवि के गायन में उसका साथ देने लगता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। अंतरे से तो वो भटक गया मुख्य गायक, लेकिन स्थाई को संगतकार संभाल लेता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जब वो ऐसा करता है कि वो स्थाई को संभाल लेता है और कवि जिस भी स्थिति में गा रहा है उस स्थिति को वो बेहतर कर देता है, तो ऐसा समझ आता है, ऐसा लगता है कि जैसे गायक ने कोई सामान पीछे छोड़ दिया है और जो संगतकार है उसके उस सामान को समेटता हुआ आ रहा है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कवि कहते हैं कि संगतकार की इस हरकत से संगतकार जो भी मदद कर रहा है मुख्य गायक की, उसकी स्थाई को संभाल करके जब वो अंतरे से अलग चले गए हैं, अपनी सुरों में खो गए हैं या कोई ऊंचा सुर उन्होंने पकड़ लिया है, तब संगतकार उनकी स्थाई को संभालता है, यानी अपनी आवाज मुख्य गीतकार की आवाज में, मुख्य गायक की आवाज में मिला लेता है और उसे भटकने से बचा लेता है। तब ऐसा लगता है कि जैसे संगतकार उसका बचा हुआ पीछे छूट गया जो सामान है उसको समेट के लेकर के आ रहा है और उसे याद दिला रहा है मुख्य गायक को कि बचपन तुम्हारा ऐसा ही था, जब तुमने नई नई चीजें सीखनी शुरू की थी तब भी तुम इसी तरह की गलतियां करते थे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक का मतलब है ऊंचे स्वरों में गाते हुए, जब बहुत ऊंचे स्वर में गायक गा रहा है तो उस समय उसका गला जब बैठ जाता है और प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, जब गला बैठ जाता है तो गायक को लगता है कि अब आगे वो नहीं गा पाएगा, तो उसकी प्रेरणा जो है, मन का जो विश्वास है वो एकदम से डामाडोल होने लगता है, डूबने लगता है, उसकी प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है और उसका जोश कम हो जाता है, वो कम उत्साह में गाने लगता है कि मेरा गला बैठ गया, अब मैं श्रोताओं तक नहीं पहुंच सकता हूं या मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती है, तो उसे बहुत कमजोरी सी महसूस होती है कि अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसकी आवाज बुझने लगती है। तभी आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी कि उसकी आवाज बहुत धीमी हो जाती है, मुख्य गायक की आवाज बहुत धीमी हो जाती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बनाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो ऐसे में ही क्या होता है कि एकदम से अचानक से संगतकार का ऊंचा स्वर सुनाई देने लगता है, यानी जब मुख्य गायक का स्वर डूब रहा है और उसका हौसला उसका साथ छोड़ रहा है, उसे लग रहा है कि अब वो आगे और नहीं गा सकता है, तो उसी समय संगतकार अपनी आवाज उसकी आवाज में मिला देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि वो मुख्य गायक को एक सहारा दे रहा है, वो उसे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम अकेले नहीं हो और जिस भी गीत को तुम गा रहे हो उस गीत को एक बार फिर से गाया जा सकता है। संगतकार अपनी आवाज से उसका साथ इसीलिए देता है ताकि उसका हौसला खत्म ना हो और वह अपना उत्साह बनाए रखे, अपना जोश बनाए रखे और अपनी आवाज को फिर से वापस लेकर के आए, जो आवाज उसकी डूबने लगी थी, जो उसका गला बैठ गया था और वो ऊंचे स्वर में नहीं गा पा रहा था, तो वही जोश उसका वापस आ जाए। संगतकार उसे ये बताता है कि कोई भी गीत
गाने के लिए वो अकेला नहीं है और जो भी उसने गलती की है, जो गीत उसने गाया है, उसे एक बार फिर से गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है। अब कवि ने संगीतकार की एक विशेषता की तरफ इशारा किया है और संगीतकार कहते हैं कि जब भी हम कवि कहते हैं कि जब भी हम संगीतकार की आवाज सुनते हैं, जब वो मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं, तब हमें एक हिचक साफ सुनाई देती है, एक झिझक सी होती है उनकी आवाज में कि मुझे अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो वो कोशिश करते हैं। संगीतकार की एक कोशिश लगातार बनी रहती है कि मुख्य गायक से ज्यादा ऊंची मेरी आवाज ना हो जाए, यानी कि श्रोताओं तक मेरी आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। ये कोशिश संगीतकार लगातार करते रहते हैं जब वो मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाते हैं। तो उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि अगर वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज ऊंची ना उठे, एक झिझक उनकी आवाज में हमें समझ में आ रही है, तो इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि संगीतकार कमजोर है या संगीतकार को ये कला नहीं आती या संगीतकार को गाना नहीं आता है, बल्कि यह उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यानी कि यह संगीतकार की भलमनसाहत है, ये उसकी अच्छाई है, ये उसकी विशेषता है कि वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं कर रहा है ताकि श्रोताओं तक मुख्य गायक की ही आवाज पहुंचती रहे। क्यों? क्योंकि इसका ध्येय है, उसका उद्देश्य है उस व्यक्ति को सफल बनाने का। वो स्वयं श्रोताओं के सामने नहीं आना चाहता है। संगीतकार की ये कोशिश नहीं है कि वो सफल हो, वो प्रसिद्ध हो, वो मशहूर हो, उसे सफलता मिले, बल्कि उसकी ये कोशिश रहती है कि मुख्य गायक को सफलता मिलनी चाहिए। इसलिए उसकी आवाज में एक झिझक रहती है और वो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करता है। तो ये थी कविता संगीतकार। तो अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। मुख्य गायक, वह गायक जिसकी आवाज सबसे अधिक और जोर से सुनाई देती है। कमजोर, कांपती हुई, धीमी और पतली आवाज। शिष्य, सीखने वाला छात्र, रिश्तेदार, संबंधी, गरज, ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जटिल, कठिन। तान, संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम, संगीत के 7 स्वरों का समूह। अनहद, बिना आघात की गूंज। संगीतकार, गायन वादन द्वारा मुख्य कलाकार का साथ देने वाला। स्थाई, बार बार प्रयोग किया जाने वाला गायन या वादन का प्रारंभिक चरण। नौसिखिया, जिसने अभी सीखना शुरू किया हो। तार सप्तक, मध्य सप्तक से ऊपर का सप्तक। अस्त होना, कम होना या फिर छिप जाना। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता हुआ स्वर। ढांढस बंधाना, तसल्ली देना या सांत्वना देना। हिचक, रुकावट। विफलता, असफलता। मनुष्यता, मानवीय गुणों से युक्त मानवता। तो ये थे संगीतकार कविता के शब्दार्थ। उम्मीद करती हूं कि आपको संगीतकार कविता समझ में आ गई होगी। इस कविता में कवि ने एक ऐसे व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया है, एक ऐसे व्यक्ति का परिचय दिया है, एक ऐसे व्यक्ति को समाज के सामने लाया है जो किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे खड़ा रहता है, लेकिन वो स्वयं सामने आना नहीं चाहता है। जो व्यक्ति सफलता के लिए कोशिश कर रहा है उसी का साथ देता है और उसे सफल बनाने में अपनी पुरजोर कोशिश लगा देता है। ये व्यक्ति उस प्रसिद्ध गायक का या नृतक का, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो व्यक्ति सफल हो जो उसके पीछे काम करने वाले लोग होते हैं। जैसे हम लोग अपने स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में मंचन करते हैं किसी चीज का, कोई नाटक का मंचन करते हैं, कोई प्रोग्राम हम देते हैं, तो उस प्रोग्राम के पीछे हमारा सामान उठाने वाले, पर्दा खोलने वाले, लाइट्स का काम करने वाले, ये जो लोग रहते हैं वही संगीतकार लोग होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। यदि कविता का भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें और मुझे बताएं कि आप किस स्कूल से और किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगली
वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।